तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। मतलब ये दोनों ही भारतीय संसद या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के दो सदन हैं या दो हाउस हैं। क्या मैंने कहा? दो सदन हैं या दो हाउस हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस बात को आप याद भी रखेंगे। ठीक है, ये आप सभी को पता है। अपने दोस्तों को भेज दीजिए, बता दीजिए कि सफलता से जुड़े, जिससे कि सफलता आपकी सुनिश्चित हो सके। ठीक है। ओहो, ये तो हमारा पार्लियामेंट आ गया। ये क्या है हमारा? तो आप कहेंगे संसद है। इसी संसद में हमारे दो सदन हैं। एक को हम सभी लोग कहते हैं राज्यसभा, जिसे कहा जाता है अपर हाउस। क्या कहा जाता है? अपर हाउस। और दूसरा है हम लोगों का लोकसभा, जिसे कहा जाता है लोअर हाउस। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं उच्च सदन। इसे हिंदी में कहते हैं उच्च सदन और इसे हिंदी में कहते हैं निम्न सदन। निम्न सदन, बिल्कुल बात सही है आपकी शिवेंदु जी। बताया भी गया था आपको कि संसद के 3 अंग हैं, लेकिन उन 3 अंगों में आपको पता होना चाहिए एक अंग जो था, जिसे हम भारत का राष्ट्रपति कहते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? जल्दी से बताएं। जो कि मैंने आप सभी को अनुच्छेद 52 से 62 के बीच या 61 के बीच बताया था। चलिए, आज हम शुरू करेंगे राज्यसभा। ओहो, जल्दी से बताओ ये क्या है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दें ये क्या है। जल्दी से, जल्दी से बताओ ये क्या है। देखेंगे सबसे पहले किसका कमेंट आएगा। जल्दी से बताओ ये क्या दिख रहा है। कई लोग तो ऐसे चौंधा गए कि आंखें बिल्कुल लाइट हो गई। इतना ज्यादा प्रकाश कहां से आ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ तो ये जानूंगा। अपर हाउस है? अरे वाह, 20 राय। पार्लियामेंट है, कोई कह रहा है राज्यसभा है। अच्छा, लोकसभा है कोई कह रहा है। अरे वाह वाह, क्या बात। रोहित कह रहे हैं पार्लियामेंट है, बहुत बड़ा। कौन सा पार्लियामेंट? लोकसभा। मेरे दोस्तों, ये हमारा न्यू पार्लियामेंट बनने जा रहा है, या आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। ये नया पार्लियामेंट है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया मीना, बहुत अच्छी बात कही है कि नए पार्लियामेंट का ये एक स्वरूप है। नए पार्लियामेंट का ये क्या है? स्वरूप है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये भी जान गए कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा। कहाँ बनेगा? दिल्ली में। ठीक है, चलिए। आप सभी लोग इस चार्ट को समझने का प्रयास करिएगा। ये चार्ट मैंने आप सभी के लिए बनाया है और इस चार्ट को अगर आप सभी ने खा लिया तो आप ये मान के चलिएगा कि आप एकदम राजा बाबू बन जाएंगे। और जो भी प्रश्न बनेगा या जो भी आज तक प्रश्न बने हैं वो इसी चार्ट से बने हैं आप सभी के एग्जाम में। तो सभी लोग चार्ट खाने के लिए तैयार हैं क्या? जल्दी से बताएं एक बार। डन डना डन डन, जल्दी से बता दें। डन डना डन डन। सभी लोग चार्ट खाने के लिए तैयार हैं? चलो, बहुत बढ़िया। मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी के प्रति। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा की स्थापना, इसे इस्टैब्लिश किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। और जब इसे स्थापित किया गया था उस टाइम पे इसे कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यों की परिषद के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? राज्यों की परिषद के नाम से इसे जाना जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में अब राज्यों की परिषद तो 1952 में स्थापित हुई, लेकिन इसका नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदल करके राज्यसभा रखा गया। क्या नाम रखा गया मेरे प्यारे दोस्तों? राज्यसभा नाम रखा गया। अब बात आती है कि राज्यसभा को ही कहते हैं अपर हाउस या कहते हैं इसे उच्च सदन। क्या कहते हैं? उच्च सदन। इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को ही क्या कहते हैं? अपर हाउस या कहते हैं उच्च सदन। इस बात को आप याद रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे। कहते हैं उच्च सदन का मतलब होता है कैन नॉट बी डिसॉल्व। इसे भंग नहीं किया जा सकता या इसे भंग नहीं किया जा सकेगा। इसके जो सदस्य होंगे, अब अगर सदन भंग नहीं होगा, अगर हाउस डिसॉल्व नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हाउस का तो कोई टाइम ही नहीं है, वो तो इनफिनाइट हो गया। बोलो यस और नो, हो गया कि नहीं हो गया? उसका कोई समय ही नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसके जो मेंबर्स होंगे उनका जरूर कार्यकाल होगा। तो टर्म ऑफ मेंबर, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। अगला है बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्यों का जो क्या है? कार्यकाल है। क्या है? कार्यकाल है। वो कितने वर्षों का होगा? तो आप सभी लोग कहेंगे वो होगा मेरे प्यारे दोस्तों 6 वर्षों का। कितने वर्षों का होगा? वो होगा 6 वर्षों का। ये बात क्लियर? जल्दी से बताओ। मोटर से ना देखो, बात क्लियर? अब अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि अब अगर कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु, कहां सदस्य बनना चाह रहा है? राज्यसभा में। आरएस का मतलब क्या है? राज्यसभा में। तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान ही नहीं है, चाहे वो उसका सर कब्र में हो और पैर कढ़ाई में हो, मतलब मरने जा रहा हो तो भी वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, क्योंकि अधिकतम एज का कोई प्रोविजन ही नहीं है। हम लोगों की रिटायरमेंट, जैसे हमारी और आप सभी की नौकरी भविष्य में अगर लगती है सरकारी, निकट भविष्य में, तो हम लोगों की रिटायरमेंट एज पहले से निर्धारित है कि 60 वर्ष में हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा। 60 वर्ष के बाद हम काम करने लायक नहीं रह जाएंगे, लेकिन नेता जो होता है वो 60 वर्ष के बाद काम करने लायक होता है भारत में। बात क्लियर है? जल्दी से बता दो। अब कहते हैं कि अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा में एक चेयरमैन होगा जिसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहेंगे। और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कोई और नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगर राज्यसभा में चेयरमैन है तो राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन भी होगा, जो कि उसी सदन का सदस्य होगा, मेंबर ऑफ सेम हाउस, उसी सदन का सदस्य होगा। जल्दी से बोलो, इतनी बात समझ में आई? यहां तक का चार्ट अगर खा लिया है सही से तो जल्दी से हाँ कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डेप्यूटी चेयरमैन तक सभी को क्लियर है तो जल्दी से यस कर दो, डन डना डन डन बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर इसमें किसी को कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी, हैरानी है तो बताएं। देखो भाई, 22-25 लोग हैं क्लास में तो सभी लोग बता दिया करें, बहुत अच्छा रहेगा, है ना? अब 10 लोग बताते हैं, 17 लोग बैठे रहते हैं, है ना? तो भाई यहाँ सत्संग थोड़ी ना चल रहा है। रोहित जी, कल मुझे
रोहित जी, आपने जो इसमें लिखा है उस बात से पहले तो मैं बात आपको ये बता दूं मेरे दोस्त कि अभी मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो एनबी रमन्ना है। राज्यसभा पढ़ रहे हो और जा कहीं और रहे हो। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हो, तो ये गलत बात है। पहले जो कर रहे हो उसे कर लो मेरे दोस्त, फिर मुख्य न्यायाधीश पर पढ़ लेना, ठीक है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तब बात सब कर लेंगे। चलो, हाँ, ज्ञानवर्धक चीजें अच्छी बात है, पर जो जहां है उससे वहां पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि आपने जो लिखा है उससे मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, किसी हाई कोर्ट में बने होंगे, ठीक है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अभी 24 तारीख को ही बने थे। कितने तारीख को? 24 को बने थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी जल्दी तो चेंजेस नहीं होंगे, पर फिर भी एक बार मैं देख लूंगा, अगर कोई चेंजेस होगा तो मैं बता दूंगा आप सभी को। अब कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी हो सकती है? वो 250 हो सकती है। ये लिखा है कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसका मतलब होता है भंग नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे वो कितने होंगे? 250 होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आप आंसर करेंगे 245 सदस्य हैं। अब प्रश्न बनता है फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा से। फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा का मतलब होता है कि राज्यसभा में क्या फॉर्मेशन है, कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा में, ये बात का प्रश्न बनता है। अब अगर मैं इस बात की बात करूं कि फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा क्या है, तो आप सभी को ये बात पता हो जानी चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहते हैं राज्यसभा की जो संरचना है उसमें राज्यों से 230, केंद्र शासित प्रदेशों से 8 और और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड का मतलब होता है मनोनीत सदस्य जो होते हैं, उनकी संख्या 12 होती है। जो नॉमिनेटेड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो कहां से होते हैं ये हमें समझना होगा। साहित्य से आते हैं, लिटरेचर से, आर्ट से आते हैं, कला से आते हैं, ठीक है, विज्ञान से आते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर होते हैं ये सभी लोग। बोलो जल्दी से, इतनी बात सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। पीओआई का फुल फॉर्म? कसिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, अब आपको मैं बता दूं, पहले क्या था कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 4 मेंबर आते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहले के राज्यसभा में दिल्ली से 3 आते थे और एक आता था पौंडुचेरी से, तो 4 थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर से भी 3 आते हैं और एक लद्दाख से आता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो आने वाले सदस्यों की संख्या हो गई वो 8 हो गई। जल्दी से बोलो, बात क्लियर? जल्दी से बताएं, बात क्लियर सभी बच्चों को? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे मैं बढ़ूंगा, आप सभी को अगला पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। अगला देखिए, आप सभी लोग यहां देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि राज्यसभा में आफ्टर एवरी 2 इयर्स, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, क्या शब्द मैंने बोला? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं, जो 1/3 मेंबर होते हैं,
राज्यसभा में अलग अलग, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई रिजर्वेशन अलाउड है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। रिजर्वेशन अलाउड है ऐसा नहीं है। हाँ, कोई नंबर फिक्स नहीं है फिलहाल में। ठीक है, रिजर्वेशन अलाउड है। रिजर्वेशन का मतलब है कि हाँ वो मेंबर आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं चुने जाएंगे, कि एससी नहीं होगा, एसटी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो 1/3 जो मेंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली या स्वतः रिटायर हो जाएंगे। अब कहते हैं इसका मतलब एक साफ हुआ कि आफ्टर एवरी 2 इयर्स किसी ना किसी राज्य का तो मेंबर रिटायर होगा, और जब रिटायर होगा तो इसका मतलब है हर 2 वर्ष में, आफ्टर एवरी 2 इयर्स, यहां पर इलेक्शन वॉज कंडक्टेड, यहां पर इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। विजय गिरी जी, थोड़ा तेजी से काम करें, इतने धीमे काम करेंगे तो कैसे बात बनेगी मेरे दोस्त। बिल्कुल। अब यार फ्रेश इलेक्शन और क्या नाम अनफ्रेश इलेक्शन क्या होता है। फ्रेश इलेक्शन का मतलब क्या होता है बताओ। अच्छा, जब उस राज्य का मेंबर ही रिटायर हो गया तो उस राज्य में तो फ्रेश इलेक्शन ही होगा राज्यसभा का उस मेंबर के लिए। बोलो हाँ या ना। फिर उसमें फ्रेश और अनफ्रेश की बात ही नहीं आती है। अच्छा, जो इलेक्शन होगा मेरे प्यारे मित्र, जो इलेक्शन होगा मेरे प्यारे मित्र, वो होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे। बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। अब कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम विच स्टेट, सबसे ज्यादा सदस्य राज्यसभा में किस स्टेट से आते हैं। तो आप सभी का आंसर होना चाहिए आते हैं कहां से। तो आप आंसर देंगे उत्तर प्रदेश से। कहां से आते हैं, तो आप आंसर देंगे उत्तर प्रदेश से। कितने आते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या आंसर देंगे। बोल ही नहीं रहे हो यार, सो गए हो। 31। सभी लोग बता दें, कशिश रिस्बा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, बच्चे बिल्कुल शानदार हैं। ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न देखो, कई लोगों के मन में एक प्रश्न तो तुरंत जाग गया होगा, मैक्सिमम बता दिया मिनिमम तो बताया नहीं। अरे तो सुन लो, मिनिमम सदस्य जो आएंगे ये वो राज्य हैं। अब कई ऐसे राज्य हैं जहां से सिर्फ एक ही मेंबर आता है। क्या मैंने शब्द बोला, जहां से सिर्फ एक ही मेंबर आता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद भी रखिएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ तो जानू, जल्दी से बताओ तो जानू। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे लिखे हुए हैं, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा में भी एक ही आता है। ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि सर, अब बात आती है कि सर यहाँ पर 245 क्या है। 245 का जो बाइफर्केशन है वो क्या है, 245 का जो यहाँ पर स्टेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, उसे हम सभी को समझना होगा और जानना होगा। 245 का जो सिनेरियो बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ये बन रहा है कि राज्यों से जो सदस्य आएंगे वो 225 आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य आएंगे वो 8 आएंगे, और राष्ट्रपति की जो नॉमिनेट होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। इन सभी को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, बोलो जल्दी से, कितना मिल जाएगा जल्दी से बताओ। 245 प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जल्दी से बताओ हाँ या ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी लोग शाबाश, सभी लोग बहुत बढ़िया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और आप सभी को एक बात बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बात को समझिएगा। परसीमन कमीशन, परसीमन कमीशन क्या होता है, परसीमन कमीशन उसे कहते हैं, एक आयोग है। परसीमन कमीशन क्या है, परसीमन कमीशन एक आयोग है जो बेसिकली बनाया गया है आज तक 4 बार। ये नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स को निर्धारित करता है।
क्या निर्धारित करता है? नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स को निर्धारित करता है। क्योंकि हमारे भारत में जो आज आज भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभाएं हो, वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। किसके आधार पर? 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि परसिमन कमीशन आज तक 4 बार बना है। 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में बना है। ठीक, लेकिन आधार वर्ष 1971 है। अब जो ये सीटें हैं, चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये 2026 तक इतनी ही रहेंगी। लेकिन 2026 में पुनः एक बार परसिमन कमीशन बनेगा और वो निर्धारित करेगा कि राज्यसभा की सीटें कितनी बढ़ेंगी, लोकसभा में कितनी सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर सीटें क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बढ़ती हैं और घटती हैं। जल्दी से बोलो यार, यस और नो। जल्दी से बताओ सभी लोग, इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं? इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहें सर यहाँ पर ये कोरम क्या है? ठीक, कोरम क्या है? कोरम को हिंदी में गणपूर्ति कहा जाता है। क्या शब्द मैंने बोला? कोरम को हिंदी में गणपूर्ति कहते हैं। हर एक सदन के लिए गणपूर्ति अलग अलग होती है। क्या मैंने शब्द बोला? हर एक सदन के लिए गणपूर्ति अलग अलग होती है। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? गणपूर्ति का मतलब होता है इट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ हाउस। किसी भी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए, क्या मैंने कहा? किसी भी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए उपस्थित न्यूनतम सदस्यों की संख्या कोरम कहलाती है या गणपूर्ति कहलाती है। तो राज्यसभा की कितनी है? 1/10। हालांकि हर एक सभा की, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, हर जगह पर ये 1/10 ही रहेगी। लेकिन हर एक जगह नंबर ऑफ जो सीट्स हैं उनका फ्लक्चुएशन है। तो ये तो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। लेकिन वहां आप जब देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स पे, तो वहां 1/10 अलग आएगा। हर एक जगह पे 1/10 1/10 कैसा होगा? डिफरेंट होगा या अलग होगा? बोलो यस और नो। बात क्लियर मेरे दोस्त? जल्दी से बताएं आप लोग एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और लोग बता दें। बता सभी लोग दिया करें बस। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। तो ये तो था आपका राज्यसभा। ये क्या था आपका? सभी लोगों का राज्यसभा। अब मैं बात करता हूँ लोकसभा के ऊपर। इसके ऊपर, लोकसभा के ऊपर। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी नहीं है? चलो, लोकसभा। शिवेंदु जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने बताया, बहुत अच्छे बेटा। बहुत शानदार आंसर दिया है आपने, एकदम जलवा बिखेर दिया। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और जानने की कुछ चीजों को कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है अनुच्छेद 81, 81, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा को बताया गया है। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। हिंदी में इसे कहते हैं निम्न सदन। हिंदी में इसे कहते हैं निम्न सदन। लोकसभा का ही एक दूसरा नाम है जिसे कहा जाता है टेम्परेरी हाउस, या आप कह सकते हो अस्थाई सदन। अस्थाई सदन। लोकसभा का ही एक तीसरा नाम है हाउस ऑफ इमोशंस। लोकसभा का ही एक चौथा नाम है पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
लोकसभा का ही एक और नाम है जिसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सारे जो हैं 1 2 3 4 5 जिसके नीचे मैंने लाइन करी है, ऊपर लाइन करी है, ये सारे लोकसभा के नाम है। चाहे ये भी लोकसभा का नाम है, 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 और ये भी लोकसभा का नाम है। तो आज तक आप सभी लोगों ने लोकसभा के 5 नाम नहीं सुने होंगे, ये बिल्कुल सत्य और सही बात है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल मुझे पता था। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे और बात आगे की बातों को समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। चलिए, मेरी बात को बड़े अच्छे, हाउस ऑफ इलेक्शन लिखा है, कहाँ इलेक्शन लिखा है? हाउस ऑफ इमोशन लिखा है विदुषी, इमोशन, इलेक्शन नहीं है, इमोशन है, ठीक है। बोलो जल्दी से। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इस लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। रोहित, इतना मैं मारूंगा ना कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार नहीं, गणेश वसुदेव मालवांकर जी थे। कौन थे? जीवी मालवांकर जी थे। और जो मीरा कुमार थी वो वो 15वीं लोकसभा की स्पीकर थी। 15वीं लोकसभा स्पीकर थी। 15वीं लोकसभा स्पीकर। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये देश की पहली महिला स्पीकर थी, पहली महिला स्पीकर थी। समझ गए? बहुत बढ़िया। अच्छा, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, जल्दी से बोलो हाँ या ना, फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है आफ्टर एवरी 5 years, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो लोकसभा होगी उसे भंग ही किया जाएगा। लोकसभा मतलब विल बी डिसॉल्व। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग करी जाती है, या कई बार 5 वर्ष से पहले भी, बिफोर 5 year भी इसे भंग किया जा सकता है। लेकिन इसे भंग कौन करेगा अगर 5 वर्ष से पहले करेगा? तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा भंग करेगा, पर किसकी सलाह पर करेगा? तो वो सलाह होगी प्राइम मिनिस्टर की, या वो सलाह होगी भारत के प्रधानमंत्री की। किसकी होगी? वो सलाह होगी भारत के प्रधानमंत्री की। बोलो जल्दी से, इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई हैरानी हो तो बताएं, जल्दी से बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आप सभी की। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हुए, बहुत बेहतर करते हुए। चलिए आगे मेरी बात को सुनिएगा। अब कहते हैं लोकसभा में एक स्पीकर होता है, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। एक स्पीकर है और एक डेप्यूटी स्पीकर है। ये दोनों जो होंगे इन्हें अपॉइंट कौन करेगा, इलेक्ट कौन करेगा? इसी सदन के सदस्य, मेंबर ऑफ सेम हाउस। बोथ आर अपॉइंटेड बाय या बोथ आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ सेम हाउस। इसी सदन के सदस्यों के द्वारा इन दोनों की नियुक्ति की जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे। बोलो यस और नो। अब बात आती है कि स्पीकर जो होगा वो अपना त्यागपत्र डेप्यूटी स्पीकर को देगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा अपना त्यागपत्र
लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा उपाध्यक्ष जो होगा वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो वो देगा लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा के स्पीकर को। बोलो जल्दी से हाँ या ना। अब प्रश्न बनता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 552 होगी। कितनी होगी, 552 होगी। और इस 552 में अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो लोकसभा में हो सकते हैं। तो प्रश्न ये बनता है, क्या बनता है प्रश्न, कि सर वर्तमान में कितने हैं, तो मैं कहूंगा वर्तमान में ये 545। कितने हैं बेटा, वर्तमान में लोकसभा में 545 है। अच्छा, कितने कहां से आते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या है, इनकी संरचना क्या है, इनका फॉर्मेशन क्या है, कहां से कितने सदस्य आते हैं, ये पता होना चाहिए। राज्यों से आने वाले सदस्यों की संख्या 530, केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले सदस्यों की संख्या 20, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय से आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 2। इन्हें कौन नॉमिनेट करेगा, तो भारत के कौन करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। भारत के कौन करेंगे, जल्दी से बताओ, अरे यार बताते नहीं हो। राष्ट्रपति करेंगे, बहुत बढ़िया रतनपाल, बहुत शानदार। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन आप कहोगे लेकिन सर, लेकिन और किंतु और परंतु मत करिए सर मेरे दोस्त। 2020 में जो वर्तमान में सरकार है उसने कहा है कि जो ये रिजर्वेशन है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का, ये अब हमेशा के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, तो रिजर्वेशन क्या किया गया, जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, तो हम जाने आप समझ गए, तो हम जाने आप समझ गए, जल्दी से बताओ रिजर्वेशन क्या किया गया, कैंसिल किया गया। क्या बात है प्राची, रतन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सभी लोग, शुभम तिवारी जी हमारे बहुत शानदार आंसर करते हुए, मीना बिल्कुल, विदुषी बहुत शानदार। तो बताइए भाई, ऐसा कोई 20 राय, बहुत बढ़िया 20 राय, बहुत शानदार। आज मैं चाहूंगा कि 20 राय हमसे जरा बात करें। 20 अनम्यूट करें अपने आप को, देखते हैं कि 20 राय क्या कहना चाहते हैं। 20 राय अनम्यूट करें। हेलो सर। हाँ भाई, इतनी यस बात सर। समझ में आई आपको, यस सर। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी बताइए। सर, समझ में आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अच्छा ये बताओ, आपका नाम ही 20 राय है कि आपने लिखा 20? वो सर एक्चुअली निक नेम 20 है और रियल नेम प्रांजल है। ओ नो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ आईडी से हो बना भैया? सर जौनपुर से। ओहो जौनपुर, ये तो अपने पूर्वांचल में है। जी। हाँ, जौनपुर को तो भारत का सिराज कहते हैं, सिराजे हिंद, क्यों भैया? यस। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। म्यूट कर लो अब। थैंक यू। हाँ, अब मैं बात करूंगा कुसुम से। कुसुम अनम्यूट करिए। कभी कभी बात कर लिया करें, पता चला कभी तुम मिल गए अगर रास्ते में, तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगा। आप कहोगे सर नमस्ते, कौन भाई साहब, कैसे आना हुआ, हम तो आपको जानते नहीं हैं। कुसुम अनम्यूट करिए। हेलो सर। हाँ हाय मैम, कैसी हैं आप? सर मैं तो अच्छी हूँ। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? हाँ सर, ठीक चल रही है। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? हाँ सर, आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, पॉलिटी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं हमारे विजय गिरी जी के पास में।
तो विजय गिरी जी, क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक है? अनम्यूट करें आप भी अपने आप को, आपको भी मौका दिया जाएगा। ये देखिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अब। हेलो हाँ, क्या हाल चाल दोस्त? सर, नमस्ते। सब बिल्कुल नमस्ते। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। तो सब ठीक ठाक चल रहा है, तैयारी ठीक चल रही है? हाँ जी, बढ़िया चल रही है तैयारी तो। ठीक है ठीक है। और जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप सभी लोगों से एक और कहना होगा मेरा कि आप ये सब तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी पढ़ते रहें। क्या मैंने कहा? थोड़ा बहुत क्या पढ़ते रहें? करंट वो तो अफेयर। वो तो सर शशांक सर की सुबह को क्लास चलती है, वो लेते हैं हाँ, करंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, सर तो क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास है उनकी, पर थोड़ा अपने भी आपसे करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि करंट अफेयर का तो बहुत वास्ट है, बोलो है या नहीं? जी है सर, ना? करंट के लिए एक वो भी तो आती है ब्लू कलर में, स्पीडी। हाँ, वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छी है हाँ ना? देखिए, पुस्तकें बहुत सारी हैं, बिल्कुल वो भी अच्छी पुस्तक है ना? घटना चक्र की भी पुस्तकें अच्छी हैं। और सफलता की ओर से आप सभी को एक मैगजीन दी जा रही है, करंट अफेयर की ई बुक। देखा आप लोगों ने? तो ई सर वो बुक भी इंग्लिश आप में आती लोग एक बार देख लीजिए, हिंदी वर्जन भी होगा शायद उसका, ठीक है? तो एक बार ट्राई करिए, वो भी मिल जाएगी, है ना? है। हाँ। ओके। हाँ चलो, बहुत बहुत बढ़िया। तो रोहित जी भी हमारे इंतजार करते हुए कि क्या सर हमसे भी बात करेंगे, तो रोहित जी से भी आज चलो बात हो जाए। बस रोहित जी से आज बात करेंगे, फिर इसके बाद अगली क्लास में अगले लोगों से बात करेंगे। और रोहित जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। भैया नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और बताइए, सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सर, सब ठीक है। आप कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। तो ऐसी अच्छा। उम्मीद है कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे और बेहतर होंगे, और तैयारी यस में सर। बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, है यस ना? सर। हाँ, यस। क्योंकि देखिए, अगर मेहनत कर लोगे तो अभी थोड़ी मेहनत कर लो, है ना, 6 महीने या 1 साल, बस इसके बाद यस। मौज से सोना है ना? यस। 10 बजे का ऑफिस होता है, आराम से 8 बजे यस। उठे। अब पता यस चला सर। सर अभी सोते रह गए। ओ शिट, 1 सेकेंड रुकिएगा, आज धोखा हो रहा है। 1 सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी गई। देखिए, बैटरी चली गई सर, थी। आपकी बुक कौन सी है धोखा करंट हो जाता अफेयर्स है। की? तो सर, आपकी बुक कौन सी है करंट अफेयर्स की? नहीं, मेरी कोई बुक नहीं आती, सफलता की ओर से दी जा रही बुक्स है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। या फिर यस आप, सर। हाँ, कोई मैगजीन अच्छा ले अच्छा। सकते हैं बाजार से, मार्केट से आप, है ना, घटना चक्र ले लीजिए, यस सर। या सर, स्पीडी ले दृष्टि कैसी है लीजिए। सर? दृष्टि? सर, दृष्टि अच्छी बुक है, पर उसमें बहुत दृष्टि कैसी है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा मटेरियल है। आपको उतना यस मटेरियल सर। आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छा थोड़ा अच्छा। हल्का चाहिए। हाँ, वो तो यूपीपीसीएस के लिए रहती है, सिविल सर्विस के लिए रहती है, ठीक है? तो वो आप यस बहुत सर। थोड़ा मतलब पढ़ने के लिए ठीक है, सर, पर आप आप कोई, बता दीजिए सर कौन सी है? नहीं तो घटना चक्र की ले सकते हो, स्पीडी ले लो, या समसामयिकी ले यस लो, सर। बहुत सारी आती हैं, समसामयिकी, महासागर आती है। और मैं तो उससे पहले ये भी कहूंगा कि आप यस सर। सफलता की जो आपको ई बुक दी जा रही है उसको डाउनलोड कर लो एक बार, उसे भी पढ़ो, ठीक है? तो जहां से यस। जितना पढ़ लो अच्छा ही है, यस। ठीक है? चलो, फिर आज की यस। सेवाएं यहाँ से यस। बातों की बंद होती हैं और क्लास की शुरू होती हैं, ठीक है भाई? चलो, अब यस हम सर। सभी लोग यस। बात करेंगे थैंक यू सर। किसकी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अब देखिए, तो 2020 में भैया रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। एंग्लो इंडियन जैसे शब्द आपसे कोई कह दे कि सर हमें एंग्लो इंडियन समझ नहीं आया, एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, एंग्लो इंडियन क्या है कि इसकी अलग अलग समय में जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, वो बदली हैं। मैं आपको सारी शर्तें ओरली बता दे रहा हूं, सुनिएगा गौर से। पहले क्या होता था, कोई ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड का कोई पुरुष होता था, और भारत की कोई महिला होती थी या लड़की होती थी, अगर वो विवाह कर लेते थे, दंपत्ति बन जाते थे,
और आगे भविष्य में या निकट भविष्य में उनकी कोई संतान जन्म लेती थी तो उसे कहते थे आंग्ल भारतीय। उस संतान को आंग्ल भारतीय कहते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ना कि उन दोनों दंपतियों को आंग्ल भारतीय कहते थे। ये बात क्लियर हो गई। फिर इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक उल्टा कर दिया, भारत का पुरुष कर दिया और ब्रिटेन या इंग्लैंड की महिला कर दी। बात क्लियर। तो उससे जन्मी हुई जो संतान होगी वो आंग्ल भारतीय होगी। अब इसमें फिर परिवर्तन कर दिया, क्या कहा कि भारत का पुरुष हो चाहे यूरोप कॉन्टिनेंट का पुरुष हो पूरे, या भारत की महिला हो या यूरोप कॉन्टिनेंट का पुरुष हो, अगर वो विवाह करते हैं, दंपत्ति हो जाते हैं और निकट भविष्य में उनकी कोई संतान जन्म लेती है तो उस संतान को आंग्ल भारतीय संतान कहा जाता है या आंग्ल भारतीय व्यक्ति कहा जाता है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं सभी को? जल्दी से बता दो। बात क्लियर प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलें। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट जो है हम सभी बच्चों हम सभी लोगों का, वो किससे रिलेटेड है? लोकसभा से ही रिलेटेड है। कि सर ये बता दीजिए कि जब लोकसभा में 545 वर्तमान में है तो ये आते कहां से और कितने आते हैं? राज्यों से जो आते हैं वो 530, केंद्र शासित प्रदेशों से आने 20 चाहिए, लेकिन आते कितने हैं? ओनली 13, तो हो गए 543। और 2 आंग्ल भारतीयों का प्रोविजन है जो अभी है, तो हो गए 545। अब ये कब खत्म होगा? जब 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। कौन सी लोकसभा के चुनाव होंगे बताओ? 18वीं 18th लोकसभा के जब इलेक्शंस होंगे, उसके लिए जो आंग्ल भारतीय या जो एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन है, जो रिजर्वेशन है, ये कैंसिल कर दिया गया है, ये वहां नहीं होंगे। तो क्या वो करेंगे और क्या नहीं करेंगे, अभी इसके ऊपर सस्पेंस बरकरार है। क्या वो 2 सीटें वो केंद्र शासित प्रदेशों को जाएंगी, क्या वो 2 सीटें राज्यों को जाएंगी, ये कह पाना थोड़ा सा असमंजस भरा है। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है। अब 24 में जब चुनाव होगा तो 23 में इस पर बातचीत होगी। बोलो यस और नो। और तब तक तो हम लोग सिलेक्शन भी पा लेंगे, कई लोग तो वेतन भी उठा लेंगे बहुत सारा। क्यों भाई, जल्दी से बताओ। अब प्रश्न होता है मेरे दोस्तों, समझिएगा, प्रश्न होता है मेरे दोस्तों कि ये बता दीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? कहां पर? लोकसभा में सबसे ज्यादा किस राज्य से है? तो आप सभी के सामने है, सबसे ज्यादा किस राज्य से आ रहे हैं? जल्दी से बताओ। तो आप सभी कहोगे सबसे ज्यादा तो सर यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। कितने हैं? तो आप कहोगे 80 हैं या 80 हैं। बोलो बात क्लियर। अब आपसे कह दिया जाए कि सर मिनिमम कहाँ से आते हैं? सर मिनिमम सबसे कम कहाँ से आते हैं? तो ये रहे वो कम वाले, मिजोरम से एक, नागालैंड से एक, सिक्किम से एक, गोवा से 2, मेघालय से 2, मणिपुर से 2, त्रिपुरा से 2। ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया, शिवेंदु पाल ने बहुत अच्छी बात बताई है। मालवंकर साहब जो हमारे थे, जीवी मालवंकर जी, ये हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लोकसभा में कोरम क्या होगा? कोरम का मतलब हमने क्या बताया था? तो आप सभी लोग कहेंगे कोरम का मतलब सर आपने कहा था गणपूर्ति। तो गणपूर्ति क्या होगी यहाँ पे? ये भी 1/10 होगी। इसका भी मतलब वही है, इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ हाउस। किसी भी सदन की कार्यवाही को, मतलब लोकसभा की बात हो रही तो लोकसभा के लिए, लोकसभा की सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो जिनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है वो 1/10 होनी चाहिए। तो अब लोकसभा में तो 552 है मैक्सिमम, तो इनका 1/10 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। मुद्दा क्लियर सभी बच्चों का? जल्दी से बताएं, मुद्दा क्लियर सभी बच्चों का? यस और नो बोलें मेरा दोस्त। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, चलो अब देखो, जब आप अब लोकसभा में आप सभी लोग चुनाव करते हो, चुनाव में मतदान करते हो लोकसभा,
करते हो कि नहीं करते? देखो, आप सभी लोग जो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। जैसे लोकसभा हुई, लोकसभा में आप सभी लोग चुनाव में मतदान करते हैं। जैसे विधानसभा हुई, आप सभी लोग विधानसभा में भी क्या करते हैं? मतदान करते हैं। बोलो हाँ या ना। जैसे आप सभी की क्या हुई? पंचायत हुई, पंचायत में भी आप सभी लोग मतदान करते हैं। जल्दी से बोलो। जैसे आपका क्या हुआ? नगर निकाय, या मैं कह दूं आप सभी से नगर निगम हुआ, चुनाव में मतदान करते हो। नगर पालिका में चुनाव में मतदान करते हो। जल्दी से बताओ यस और नो। नगर पंचायत में भी चुनाव में मतदान करते हो। बोलो जल्दी से यस और नो। तो ये वो सारे स्थान हैं जहां पर आप सभी लोग या हम सभी लोग मतदान करते हैं। और मतदान की जो आयु होती है वो मिनिमम कितनी होती है? तो आप कहोगे 18 वर्ष होती है। अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे ऊपर के हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। ये मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर की हुई? जल्दी से बोलो। हालांकि पहले मतदान की आयु 18 वर्ष नहीं थी, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, वो 21 वर्ष हुआ करती थी। इसे 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में लाया गया था। मुद्दा क्लियर सभी बच्चों को? चलो आगे बढ़ते हैं। ये लोकसभा थी जो फिनिश हो गई। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से हैं। पहला है आप सभी का अनुच्छेद 108, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? परसीमन कमीशन क्या होता है? बेटा परसीमन कमीशन जो होता है, ये देखो, आप मैंने बताया 4 बार बना है। ये जो क्या होता है कि ये निर्धारित करता है कि देश में जो सदन है, देश में चाहे राज्यसभा है, विधानसभा है, लोकसभा है, ये सीटों का निर्धारण करते हैं। और ये सीटों का निर्धारण जो करते हैं या सीटों को जो निर्धारित करते हैं, ये पॉपुलेशन के बेस पर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक 4 बार बना है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं परसीमन के, वो कौन होते हैं मेरे दोस्त? वो होते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं, इस के अध्यक्ष होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे शिवेंदु जी ने बताई है कि लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर ओम बिरला है। आई होप सो ये बात सभी को पता होगी। बोलो जल्दी से यस और नो। बात क्लियर हो गई विजय? अच्छा, आगे अनुच्छेद 108 क्या कहता है सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 108 कहता है, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के जो जो चीफ होंगे वही होंगे। 108 कहता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के 2 सदनों की या दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग है उसकी बात यहाँ की जा रही है। संसद के जो 2 सदन हैं उनकी यहाँ बातचीत की जा रही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब मेरी बात को सुनिएगा। आज तक संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है, इसे बुलाया कौन किसके द्वारा जाएगा? सम्मन कौन करेगा? कॉल कौन करेगा या बुलाएगा कौन या सम्मन कौन करेगा? इसे बुलाया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? जल्दी से बता दो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बुलाया जाता है। साथ ही साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि अब जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसे चेयर्ड कौन करेगा? चेयर्ड बाय द लोकसभा स्पीकर। जो लोकसभा के स्पीकर होंगे, जो लोकसभा के स्पीकर होंगे, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अब आप ये कहेंगे ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है? ये तब बुलाया जाता है जब मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया, ठीक है,
और लोकसभा ने उसे पास करके कहाँ भेज दिया, राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन राज्यसभा ने उसे पास ही नहीं किया, बहुत लंबा समय हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। तब ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो उसके ऊपर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकेगी। जैसे मैं आप सभी को बताता हूं कि पहली बार जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी वो 1961-62 में बुलाई गई थी, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इस बार जो बिल था वो कौन सा बिल था, दहेज प्रबंधन बिल। विधेयक। अरे भैया, तुम बहुत परेशान हो रहे हो। ओम बिरला साहब, ये किस लिए बुलाई जाती है भैया? अब वही हम बता रहे थे, तब तो तुम ओम बिरला के पीछे पड़े हो उतनी देर से, हैं? उतनी देर से यही समझा रहे हैं, आप कह रहे हो किस लिए बुलाई जाती है। अभी तुम ओम बिरला से अभी हट नहीं पाए, इतना प्यार कर रहे हो उनको, हैं? रिश्तेदार हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल ही बिल्कुल। बात क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कि लोकसभा, क्या मैंने कहा, लोकसभा में कोई बिल आया, ठीक है, लेकिन लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा उसे एक लंबे समय से पास ही नहीं कर रही है। जब वो पास नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री होंगे वो क्या करेंगे, वो सुझाव देते हैं। क्योंकि आप जानते हो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा सुझाव दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आप एक काम करिए, ज्वाइंट सिटिंग बुलाइए। तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। इस ज्वाइंट सिटिंग को जो चेयर्ड किया जाएगा वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ठीक, ऐसा पहली बार कब हुआ था, 1961-62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाई थी ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पास होना था वो क्या पास होना था, दहेज प्रबंधन बिल पास होना था, या विधेयक पास होना था। अब आप कहें आखिरी बार कब बुलाई गई, 2016-17 में ये बुलाई गई थी मोदी जी के द्वारा, या आप कह लें नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि बुलाई गई थी जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किसके ऊपर बुलाई गई थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर बुलाई गई थी। इतनी बात सभी को समझ में आई हो तो जल्दी से एक बार यस कर दें, जल्दी से एक बार यस कर दें, जल्दी से बताएं। देखिए, जो भी बच्चा यहाँ पर डेडिकेशन नहीं दिखाएगा, क्लास के समय वो इधर उधर की बातें करेगा, मैं उसकी कोई भी बात बताऊंगा नहीं, ये ध्यान रखिए आप। कोई बात नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि जब मैं समझा रहा हूं तब तुम कुछ और ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो कुछ और पहले ढूंढ लो, बाद में समझ लेना। रिकॉर्डेड तो आपके पास जाना ही जाना है, आराम से सुन लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए आगे, आगे हम बात करेंगे एक और पॉइंट की इसके बाद, क्योंकि टाइम भी धीमे धीमे हो ही रहा है क्लास का। 110 में कहा जाता है मनी बिल है। कौन सा बिल है, मनी बिल। मनी बिल को कहते हैं धन विधेयक। जब भी कभी मनी बिल आता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मनी बिल लाने से पहले प्रायर इन्फॉर्म करना होता है, प्रायर इंफॉर्मेशन देनी होती है। प्रायर इंफॉर्मेशन किसे देनी होती है, भारत के राष्ट्रपति को। और भारत के राष्ट्रपति को ये पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम मनी बिल ला रहे हैं, क्योंकि मनी बिल ला कौन रहा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। मनी बिल कौन ला रहा होगा, जल्दी से बता दो एक बार, तो मनी बिल ला रहा होगा फाइनेंस मिनिस्टर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद भी रखिएगा। कौन लाता है तो आप कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे हम एफएम कह सकते हैं।
अब प्रश्न क्या बनता है, अब प्रश्न ये बनता है कि मनी बिल आएगा कहाँ पहले। मनी बिल पहले आएगा लोकसभा में और यहां से पास होने के बाद पहुंचेगा राज्यसभा। राज्यसभा से कहा गया है कि आप इसे विद इन 14 डेज में पास कर दें, अन्यथा 15वें दिन 15th डे इट विल बी कंसीडर्ड पास। ये कंसीडर कर लिया जाएगा, कंसीडर्ड पास्ड, इसे पास मान लिया जाएगा कि आपने इसे पास कर दिया है। और राज्यसभा से पास होने के बाद पहुंचेगा कहां, फिर भारत के राष्ट्रपति के पास, मतलब पीओआई के पास। और पीओआई को तो पहले से ही पता है कि भाई क्या आ रहा है, मनी बिल आ रहा है। तो इनसे भी वही कहा गया कि आपको विद इन 14 डेज में क्या करना है, पास करना है, अदरवाइज 15th डे ये ऑटोमेटिकली पास कंसीडर कर लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली क्या कर लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं कहूं कि कौन ये निर्धारित करेगा कि कोई भी बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है या सिंपल बिल है। ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है साधारण बिल। तो यहां निर्धारित होगा किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा या स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। ये निर्धारित होगा कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, या वो सिंपल बिल है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। बोलो बात क्लियर की नहीं, इतनी जल्दी से बता दें, इतनी बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं। मनी बिल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये धन विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो अब आपके कुछ आर्टिकल रह गए हैं, 111, 112, 202, 114, 117, 123, 213। इन सभी की बातें हम आज नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है, दूसरी क्लास भी है। इसलिए मुलाकात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब आपके रहे बच्चे कुछ स्पेशल आर्टिकल और बताए जाएंगे, और आपका अगला जो टॉपिक होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सेवाएं यहीं तक रहेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और तंदुरुस्त रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।